बाजार बोलता है। इसमें एफआईडीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं और किस तरह का रुझान वहां पर देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट वीक फ्राइडे में जमकर सेलिंग की है, 5,000 करोड़ से ज्यादा की। और देखिए डीआईज ने 5843 करोड़ रुपए की बाइंग करके ले गए हैं, लेकिन 5687 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईज की तरफ से आती हुई यही मार्केट को उठने नहीं दे रही है। देखिए ये न्यूट्रल हुई थी, 300 करोड़ की बाइंग पर आई थी, तभी मार्केट ने इतना अच्छा जंप दिखा दिया था। आप समझिए कि अगर ये जिस दिन ये माइनस हट गया और ये प्लस की फिगर 3-4 दिन भी आ गई ना एफआईज की, तो आप समझ लेना कि मार्केट जिस रफ्तार से घूमेगा वो अलग होगी। लेकिन ये एक होप है और ये कब से हम सोच रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन ये डेफर होता जा रहा है, ये हो नहीं रहा है। तो इस सच्चाई से भी हमें अवगत रहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रेंड अभी और लंबा खिसकना है, तो वो सभी हमें ध्यान देना होगा। लेकिन ये डेटा मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। मतलब आप इस डेटा को देख लीजिए, अगर किसी को मार्केट समझ नहीं आता, आप केवल इस डेटा को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपको अभी पोर्टफोलियो में रिटर्न आसानी से नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल मार्केट्स पर देख लेते हैं। एक जमाना था जबकि हम ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेतों के या बुरे संकेतों पर हम रिएक्ट तेजी से करते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा हम डीकपल्ड हो गए। डाउ भले ही 0.25% बढ़ा, डाउ तो आजकल अपने ऑल टाइम हाईस पर चल रहा है। शंघाई वन ऑफ द बेस्ट मार्केट चल रहा है। हैंसेंग अच्छा कर रहा है। अब कोस्पी में और जापानीज मार्केट में आज थोड़ा अंतर है, कोस्पी ऊपर है, जापान का मार्केट नीचे है, लेकिन दोनों ही मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हाल फिलहाल में। बारिंग इंडिया सभी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक समय था कि जब इंडियन मार्केट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एनीवेज आज के टॉप गेनर्स देख लेते हैं, कम से कम वहां से पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि कुछ शेयर हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एसपीएल पेट्रो यहाँ पर 9% का उछाल, समन कैपिटल में करीब 9% का उछाल, वॉकहार्ट फार्मा में करीब 8.5% की तेजी, मार्शशिप, पारादीप फॉस्फेट इन दोनों में करीब 6.5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में टॉप लूजर बने हुए हैं। तो टॉप लूजर काउंटर में जीएसएल करीब 4.25%, केशोराम इंडस्ट्री, गॉडफ्रे फिलिप्स, डिक्सन और आनंद राठी वेल्थ, ये सभी शेयर हैं जहां पर की 3-3.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन देखिए इस समय इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा ट्रिगर बना हुआ है वो दुनिया भर में अमेरिकन साइड से ही जो स्टेटमेंट आते हैं, या जो हमारे यहाँ के जो डेलीगेट्स हैं जो अमेरिका में मिलने जाते हैं उनके क्या स्टेटमेंट आते हैं, उन्हीं पर पूरा मार्केट टिका हुआ है। तो हमारे जो डेलीगेट्स गए हुए थे, कॉमर्स मिनिस्टर गए हुए थे अमेरिका 22 से 24 सितंबर तक, तो उसके बाद फ्राइडे को वहां से सरकारी जो स्टेटमेंट आए हैं वो ये है कि ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी रहेगी। अगले चरण की बातचीत जल्द ही शुरू होगी। अमेरिका के साथ अच्छी और गहरी बातचीत चली, लेकिन मार्केट अब बातचीत पर नहीं, अब कंक्लूजन चाहता है और वो कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। अविनाश सर, ये कंक्लूजन अगर आप जैसे कह रहे हैं कि अर्निंग का जो इम्पैक्ट होगा जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया अभी तक, उसके इम्पैक्ट हमें Q3 में देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जिस दिन ट्रेड डील हो गई, अगर Q2 मतलब ड्यूरिंग Q3, लेकिन रिजल्ट तक नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जनवरी फरवरी, अगर ये मान लीजिए अक्टूबर में कोई डिसीजन आ जाता है या नवंबर में कोई डिसीजन आ जाता है, कितना दिन लगेगा मार्केट को अपने ऑल टाइम हाइज बनाने में या रिएक्ट करने में? नहीं, इनफैक्ट मुझे तो लगता है विवेक, देखिए अगर दिवाली तक कुछ अच्छी खबर आ गई तो बहुत ही बढ़िया है। इस बार दिवाली बहुत अच्छी मनाएंगे हम लोग, तो आई मीन एक्सपेक्टेशन तो है कि बाजार अच्छी तरह से इसको सेंटिमेंटली एक बिग बूस्टर समझेगा। क्योंकि देखिए अगर 50% टैरिफ 15-20% होता है तो मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए बहुत सस्टेनेबल होगा। आई थिंक 15-20% के लिए मेरा मानना है कि ये रेट हम आराम से इसको सर्विस कर पाएंगे। और जो माहौल है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को लेके, जैसे ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, फार्मा हो गया, आईटी हो गया, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। अभी वो कब होता है वो देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंदाजा है कि शायद अक्टूबर के महीने में कभी ना कभी अनाउंसमेंट आएगी। तो मार्केट इसके लिए बहुत टाइम से इंतजार कर रहा है, तो हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन आता है तो बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा बाजार के लिए। तो बाजार के लिए पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। सर, जो काउंटर पिटे हैं इस पॉजिटिव ट्रिगर की उम्मीद में कि ये आएगा आएगा और वो नहीं आया, और वो पॉजिटिव ट्रिगर की उम्मीद ही उनके लिए लास्ट में नेगेटिव बन गई, वो थे एक्सपोर्ट काउंटर जो अमेरिका में एक्सपोजर रखते थे, ये सारे पिटे हैं। आईटी पिट गया। अभी फार्मा पे मैं बात करूंगा, इनफैक्ट फार्मा पे मैं आपके
आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था वीकेंड्स में, और फार्मा भी थोड़ा सा पिटा फ्राइडे को। और अगर हम टेक्सटाइल देखें तो बुरी तरह से पिटे हैं टेक्सटाइल शेयर्स। अभी इन पर क्या रणनीति हो? जो लोग फंस गए हैं वो इस उम्मीद में बैठे रहे कि एक दिन आएगा हमारा भी, जो कि हमें फिर पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, या कहीं वो और तो नहीं फंस रहे हैं बुरी तरह? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इनको नेगेटिव सरप्राइज लेके काम करना है। देखो विवेक, मुझे लगता है कि यूएस को भी इंडिया की जरूरत है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ट्रम्प साहब एक बहुत इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, और वो जानते हैं कि अमेरिका को अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिया को बेचना है तो उनको उनकी कंट्री की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करनी है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो अभी सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशंस हो रहे हैं, इसमें एक बात तो क्लियर है कि दोनों पार्टीज को पता है कि उनको एक फेयर डील चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देंगे, टैरिफ नहीं देंगे, बट एक रीजनेबल लेवल अगर आता है तो डेफिनेटली ये एक्सेप्टेबल होगा। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जो सेक्टर्स हमने अभी आपको कहे, जैसे आईटी हो गया, फार्मा हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, केमिकल्स हो गए, तो यहाँ पे निवेशकों को घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा समय यहाँ पे उनको बिताना पड़े, बट जब ये डिसीजन आता है, जो मेरे ख्याल से अभी लास्ट फेज में है, तो उसका मतलब है कि थोड़ा सा सब्र इन इन्वेस्टर्स को करना चाहिए। हालांकि देखिए, ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदने के बाद तकलीफ तो होती है, बट मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली अगर न्यूज फ्लो आता है और इंडिया के पॉजिटिव फेवर में आता है, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इन सारे जो इन्वेस्टर्स है, इनसे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज आपने बताया, इनको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो थोड़ा टाइम आपको यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। अविनाश सर, पिछला वीक का जो लास्ट डे था वो फार्मा कंपनीज के नाम रहा, जहां पर कि उनकी पिटाई देखने के लिए मिली इनफैक्ट। और कारण भी कुछ ऐसा था कि 100% टैरिफ लगा दिया था फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर। लेकिन वही वाली बात है कि सर, आजकल जो खबर देते हैं, खबर देने वाले, वो भी जो ऑर्डर निकालते हैं वो आधा ऑर्डर निकालते हैं, उसके बाद पूरा ऑर्डर पढ़ने में पता लगता है कि वो ऑर्डर तो इनफैक्ट पॉजिटिव ही था या नेगेटिव नहीं था। फार्मा कंपनियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फ्राइडे के सेशन में खबर आई कि 100% टैरिफ लग गया। अब वो टैरिफ जो था वो ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयों पर था। हमारी कंपनियां तो ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयां ज्यादा कुछ बेचती ही नहीं है। वो ज्यादातर तो जैनरिक दवाइयां अमेरिका में एक्सपोर्ट करती हैं। ज्यादातर हमारी जो कंपनियां हैं, लाइक ग्रेन्यूल्स हो गया, जिनका की एक्सपोजर यूएस मार्केट में काफी बड़ा है, मोर देन 65% है। जितनी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, इन सभी के जो एक्सपोजर हैं वो 30 से 40% तो एटलीस्ट है। तो कह सकते हैं कि 30 से 65%, 66% तक हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका एक्सपोजर यूएस में है। यानी कि उनकी टोटल सेल्स का ऑलमोस्ट 30 to 65% अमेरिका से आता है। ये वैल्यूएशन है, ये एमओएसएल की रिपोर्ट है। पहले इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम अमेरिकन एक्सपोजर देख लेते हैं कि अमेरिका में एक्सपोजर कितना है हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का। देखिए, ये कुछ एक कंट्रीज भी हैं जिन पर की इम्पैक्ट पड़ सकता है। अमेरिका में जो दवा इंपोर्ट है उसमें आयरलैंड का भी एक बड़ा हिस्सा है जो एक्सपोर्ट करती है। अभी कंपनियां हैं जो कि आप देख सकते हैं कुल सेल्स में अमेरिकी हिस्सा। तो ग्रैन्यूल्स का सबसे ज्यादा 66%। और उसके बाद ये लिस्ट एक बार दिखा दीजिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की है, उस लिस्ट को एक बार पीसीआर टीम जरा दोबारा दिखा दीजिए। ग्रैन्यूल्स, ग्लैंड फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, इन सभी का जो एक्सपोजर है वो काफी ज्यादा है अमेरिका में। अरबिंदो फार्मा 48%, जाइडस लाइफ करीब 47%, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सन फार्मा, इन सभी के ऑलमोस्ट वही 30 से जो 40-45% की रेंज है वहां तक है। अविनाश सर, देखिए अभी जेनरिक पर तो नहीं लगा, बच गया जेनरिक का, लेकिन टेरर तो फैल गया सर कि अगला नंबर आपका है। अगर एक आपके क्यू में आगे वाले आदमी को गोली लग गई तो अगला नंबर आप ही का होगा गोली लगने का। इनको गोली लगेगी या इनकी गोली बिकेगी? नहीं, इनफैक्ट विवेक, मेरे ख्याल से देखिए, जेनरिक ड्रग्स के ऊपर अभी तो कोई नेगेटिव सरप्राइज आया नहीं है, लेकिन जो ब्रांडेड जन फार्मा है वहां पे डेफिनेटली आपको एक नेगेटिव सरप्राइज मिला है, जो 1 अक्टूबर से शुरू होगा। अभी इंडियन कंपनीज में इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर जेनरिक ही दवाइयां ये कंपनीज एक्सपोर्ट करती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी कंपनियां ब्रांडेड जेनरिक्स, ब्रांडेड फार्मा यूएस में एक्सपोर्ट कर रही है और यूएस में सेल कर रही है, इनके लिए दिक्कत बढ़ेगी।
और आपने सही कहा कि देखिए ये जो माहौल बना है ये थोड़ा सा डरावना माहौल है, क्योंकि हम नहीं जानते कि ट्रम्प साहब आगे अगले 1-2 महीने में क्या सोचेंगे। जेनरिक दवाइयां भी टैरिफ के अंडर आएगी, तो थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज फार्मा सेक्टर के लिए हो सकता है, क्योंकि देखिए जो बड़ी कंपनीज है जैसे सन फार्मा हो गया, ऑरिबिंदो हो गया, सिंजीन हो गया, ये सारी जो कंपनीज है ये ज्यादातर यूएस मार्केट्स को बड़ी मात्रा में केटर करती है। तो कहीं ना कहीं मेरे को यही लगता है कि ये सेक्टर में थोड़ा सा एक कॉशियस व्यू लेना चाहिए। सेकंड क्वार्टर के नंबर्स आने दीजिए, मैनेजमेंट्स की कमेंट्री हम सुनेंगे, उसके बाद एक नतीजा आएगा, क्योंकि ये जो ट्रम्प साहब का पॉलिसी स्टांस है ये हर वक्त बदलता रहता है। और अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज जेनरिक दवाई पे आता है तो आपको एक दूसरा वे ऑफ सेलिंग देखने को मिलेगा। हालांकि आपने सही कहा कि जिस दिन ये न्यूज आई थी सारे फार्मा कंपनीज डाउन थे, बाद में जब पता चला कि ये ज्यादातर ब्रांडेड ड्रग्स के ऊपर है, तो तभी थोड़ा सा इम्पैक्ट सॉफ्ट हो गया। बट डेफिनेटली आई थिंक इससे हम तो फिलहाल दूर रहेंगे। मेरे ख्याल से दूसरे भी अच्छे सेक्टर्स है बाजार में जहां पे आप निवेश कर सकते हो, लेकिन ये सेक्टर में आगे क्या नेगेटिव सरप्राइज आएगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सर। सर अच्छे सेक्टर अब कम होते जा रहे हैं। पहले हम आईटी को थोड़ा डिफेंसिव कह देते थे, हम फार्मा को डिफेंसिव कह देते थे, हम टेक्सटाइल पे थोड़े बुलिश थे, हम और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर कि हम बुलिश थे, बैंकिंग सेक्टर पर बुलिश थे। अब जब इतने सारे सेक्टर की हालत खस्ता हो जाएगी तो बैंकिंग सेक्टर भी कैसे ही परफॉर्म करेगा। एनपीएस का डर तो उनको भी लगेगा। आप इस बात से सहमत हैं कि अगर ये मामला थोड़ा लंबा खिंचता चला गया, अभी तो ठीक है 1-2 महीने बाद पुरानी है, लेकिन अगर ये मामला खिंचा अमेरिका के साथ, तो ये एनपीएस में या जो छोटी एमएसएमई सेक्टर है उसको बहुत बुरी तरह प्रभावित करने वाला, और ये बैंकिंग सेक्टर को भी डराएगा। नहीं देखिए अभी तो ये कहना मुश्किल है विवेक कि कितना इम्पैक्ट आएगा, बट एक बात तो क्लियर है कि अगर टैरिफ 100% होते हैं और 50% से नीचे नहीं आते, तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वाली जो कंपनियां हैं वहां पे जो बैंक ज्यादातर एक्सपोर्ट कंपनीज को फंड करती है वहां पे दिक्कतें हो सकती है। और अभी तो फिलहाल ऐसे लग नहीं रहा है कि कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आएगा। इसका पूरा इम्पैक्ट आते आते कम से कम 1 या 2 क्वार्टर्स जाएंगे, उसके बाद हमको एक अंदाजा आएगा कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कितना इफेक्ट आ सकता है। ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ अच्छा है, प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का भी कैपेक्स बढ़ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बैंकिंग में देखिए अभी जीएसटी के जो भी कटौती आ गई है, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है बैंकों को कि क्रेडिट का जो ट्रांसमिशन इफेक्ट है वो सबको मिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली बैंकों को क्रेडिट ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा, और ऑब्वियसली जीएसटी अगर कंजम्पशन बढ़ाता है तो उसका मतलब बैंक फंड्स और क्रेडिट ग्रोथ की डिमांड तो रहेगी। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में हम कर सकते हैं कि अगर ये बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आता है एक्सपोर्ट कंपनीज के लिए तो डेफिनेटली बैंकों के लिए दिक्कत भरी सिचुएशन रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल नियर टर्म में ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज बैंकों के लिए दिख नहीं रहा है। ठीक है। सब एनबीएफसी शेयर भाग रहे हैं। आज हमने देखा कि सम्मान कैपिटल में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत सारी जो एनबीएफसी कंपनीज हैं उनके शेयर में अच्छा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। आरबीआई पॉलिसी भी है सर, अब आज से शुरू हो चुकी है। मीटिंग तो आज से शुरू हो चुकी है और घोषणाएं 1 अक्टूबर को आएंगी। माना जा रहा है कि जो पॉलिसी है उसमें 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ सकता है। आप क्या मानते हैं सर, इस 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट की उम्मीद मार्केट को या बैंकिंग शेयरों को या एनबीएफसी को कहां तक ले जा सकती है? दूसरा कि अगर ये आ जाएगा तो ये सेल ऑन न्यूज तो नहीं बन जाएगा बुधवार को, जैसा हमने बाकी कंपनियों के साथ देखा? नहीं हो सकता है, देखिए एक 25 बेसिस पॉइंट का कट हो सकता है, क्योंकि क्लियरली मार्केट काफी वेल पोजिशनड है, तैयार है। ऑलरेडी थोड़ी बहुत डिस्काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर पॉलिसी स्टांस में कोई बदलाव आता नहीं है, आरबीआई गवर्नर साहब इस बार न्यूट्रल स्टांस लेते हैं, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक नेगेटिव सरप्राइज मिलेगा। और रही बात अगर 25 बेसिस पॉइंट कट आता है तो मेरे ख्याल से देखिए ऑलरेडी थोड़ा बहुत मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। अभी ये जो एनबीएफसी में जो बढ़त आपने बोली है या बैंकों में बोली है, इसका नतीजा यही रहेगा कि ये कितना वो रेट कट का ट्रांसमिशन इफेक्ट कस्टमर्स को देते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से 2 रेट कट ऑलरेडी हो चुके हैं। गवर्नमेंट भी चाहेगी कि ये जो रेट कट हो गया उसका क्रेडिट ट्रांसमिशन इन्वेस्टर्स को मिले, और ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग मुद्दा रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए लेट अस वेट एंड वॉच, बट अगर 25 बेसिस पॉइंट कट भी आता है तो ये मोरलेस मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया है।
सर अभी देखिए, फार्मा में जिनकी पिटाई हुई, जिनकी बैंकिंग में पिटाई हुई, और जिनकी एनबीएफसी जो कि काफी समय से चला नहीं था, अब जीएसटी कट के चक्कर में बजाज फाइनेंस ने उनको थोड़ा सा फ्यूल दे दिया, प्लस आरबीआई ने फ्यूल दे दिया। अगर इन सभी में एक एक दो दो शेयर छोड़ने हो, कि जैसे फार्मा में लोग फंस गए, चलिए ठीक है, आपके पास कोई मिड कैप फार्मा है या कोई दूसरा फार्मा है जहां आप फंस गए हैं, शेयर गिर गए हैं थोड़े बहुत, या बैंकिंग में आप किसी शेयर में फंस गए हैं, उनको रेस्पेक्टिव उस फील्ड में, फार्मा में, बैंकिंग में, एनबीएफसीज में या टेक्सटाइल में, इनमें कौन से ऐसे शेयर्स होंगे कि जहां पे शिफ्ट कर लें अपना पोर्टफोलियो, यहाँ पे रिलेटिवली बेटर है, जब परफॉर्मेंस आएगी, आउट परफॉर्मेंस मार्केट करेगा या ये सेक्टर करेंगे, तो यहाँ पे आपको ज्यादा बेहतर तेजी मिलेगी एज कंपेयर टू आपके जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स हैं। नहीं देखिए, टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, जो कंपोजिट टेक्सटाइल प्लेयर्स है जैसे अरविंद हो गया, उसके बाद गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया, ये बड़े प्लेयर्स है और मुझे लगता है कि देखिए इनका बिजनेस रुकेगा नहीं। हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म में एक आध दो क्वार्टर के लिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इनके पास कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है, कस्टमर्स भी काफी अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड है इनके लिए, तो ये टेक्सटाइल स्पेस में हमको लगता है काफी अच्छे विकल्प हो सकते हैं अगर आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। फार्मा में हमको अभी भी लग रहा है कि देखिए जो कंपनीज बेसिकली यूएस मार्केट्स को केटर करती है, ये डर का माहौल है, लेकिन अगर मान के चलिए ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज आता नहीं है तो सन फार्मा है, ऑरबिंदो फार्मा है, उसके बाद बायोकॉन है, सिंजीन है, ये सब कंपनीज वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक अच्छा मीडियम टर्म व्यू लेके काम करना चाहिए। हालांकि देखिए शॉर्ट टर्म में क्या आता है वो कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली आई मीन आईटी की अगर हम बात करें तो आईटी में हमको अभी भी लग रहा है कि बड़े जो प्लेयर्स हैं, टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा वैल्यूएशन का कंफर्ट मिल रहा है और ये कंपनीज के पास कैश भी बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लंबा नजरिया लेके काम करिए, क्योंकि देखिए जब टर्न अराउंड आएगा तभी ये बड़े प्लेयर्स बहुत जल्दी पहले भागेंगे। और टीसीएस, इंफोसिस, इंफोसिस ने तो बायबैक भी अनाउंस किया है 1800 रुपए में। तो कहीं ना कहीं इनके कैश फ्लोज अच्छे हैं, मार्केट ग्रोथ क्वोशंट के लिए वेट कर रही है। जब आईटी कंपनीज वहां की यूएस की बड़ी ऑर्डर्स इंडियन कंपनीज को देंगे तभी आपको एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा, बट हो सकता है यहाँ पे 3 से 6 महीने आपको रुकना पड़े। सर अगर हम देखें तो एक और इम्पोर्टेंट चीज आने वाली है मार्केट में, वो है ओपेक मीटिंग, जो कि 5 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है क्रूड ऑयल की प्राइसेस पर। हालांकि हमने देखा है कि हाल फिलहाल में ओपेक की जो मीटिंग है, और उसमें अभी तक तो प्रोडक्शन बढ़ाया ही गया है। अक्टूबर में जो 5 अक्टूबर को मीटिंग होने वाली है, उससे भी यही माना जा रहा है कि करीब 1,37,000 लाख बैरल उत्पादन ऑन ए डेली बेसिस ओपेक बढ़ा सकता है। हालांकि ये आउटपुट सितंबर के आउटपुट इंक्रीज से थोड़ा कम होगा, क्योंकि सितंबर में आउटपुट जो बढ़ाया गया था वो 1,66,000 बैरल बढ़ाया गया था पर डे। कंसर्न ये है कि कुछ जो देश हैं वो तेल सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सऊदी के प्रिंस नवंबर में अमेरिका भी जाएंगे। सर क्रूड ऑयल हमेशा से राजनीति का एक बड़ा सेंटर रहा है, इसके पीछे कई देश जुड़े रहते हैं। अब आपको क्या लगता है सर, ये क्रूड ऑयल, लेकिन इस राजनीति हो या कुछ भी हो, एक चीज जो कि इंडिया के लिए अभी तक फेवर में काम कर रही है वो यही है कि इसकी रेंज $60 to $70, $75 कभी अगर कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वहां तक चला जाता है क्रूड। ये रेंज इंडिया को कितना फायदा देगी, इंडियन कंपनीज को कितना फायदा देगी, और इस मीटिंग से आपकी उम्मीद है? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से ओपेक अगर सप्लाई बढ़ाता है तो इसके क्लियर इंडिकेशन है कि क्रूड ऑयल का डिमांड मेरे ख्याल से स्टेबल है। देखिए अभी कोई बड़ा बाइंग चाइना से हमने देखा नहीं है। इंडिया सबसे बड़ा का बायर है इंटरनेशनली, अगर चाइना के बाद हम कंसिडर करें। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये ऑयल सप्लाई अगर बढ़ता है और क्रूड प्राइसेस स्टेबल रहते हैं तो इसका फायदा हमारी इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलेगा, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल तो क्रूड ऑयल है। इनके जीआरएम्स तो डिसाइड होते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस के हिसाब से, लेकिन अपस्ट्रीम कंपनीज है जैसे ऑयल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, सलान एक्सप्लोरेशन हो गया, इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है, क्योंकि ऑयल अगर बढ़ता नहीं है तो इनके लिए कोई नियर टर्म में ट्रिगर नहीं। तो मैं कहूंगा कि अच्छी बात है इंडिया के लिए। आई थिंक ऑयल अगर अच्छे भाव पे मिलता है, अवेलेबिलिटी बढ़ती है ऑयल की वॉल्यूम में, तो ये डेफिनेटली हमारे ओवरऑल कंट्री के मैक्रो पोजीशन के लिए भी अच्छी है, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। क्रूड ऑयल स्टेबल रहेगा तो यहाँ का इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहेगा। तो नेट नेट मेरे ख्याल से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे फोकस करिए, जैसे आईओसी हो गया, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है,
इनके लिए अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा सस्ता होगा, रीजनेबली सस्ता, और उसका फायदा इनके जीआरएस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सर कोई एक शेयर बता दीजिए जो कि पक्का आंख बंद करके ले लें कि चलिए ठीक है, ओपेक की मीटिंग हो रही है या अभी तक जो भी पॉजिटिव नेगेटिव्स आ रहे हैं, इस काउंटर पर बेट लगाने पैसा बन जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, मैंने जैसे कहा कि जो ऑयल क्रूड ऑयल कंज्यूमिंग वाली कंपनीज है, जैसे कार्बन ब्लैक हो गया, पेंट हो गया, लुब्रिकेंट हम्म। कंपनीज हो गई, तो यहाँ पे डेफिनेटली मौके मिलेंगे आपको। आई थिंक फिलिप्स कार्बन ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, फिर गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मेरे ख्याल से देखिए, आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, लेकिन ये दो कंपनीज है जो हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा बेनिफिट इनको मिलेगा अगर क्रूड की कीमतें थोड़ी सी कम होती है। ओवरऑल वैसे तो बहुत सारी दूसरी कंपनीज है, लेकिन गल्फ ऑयल और फिलिप्स कार्बन में अगर किसी को निवेश करना है लंबी नजरिए से, तो ये डेफिनेटली अच्छे रिस्क रिवॉर्ड आपको दे सकते हैं। ठीक है सर। सर एक और डेटा पॉइंट जो कि अब इस वीक में आ भी रहा है और आएगा भी अभी, दुनिया भर में पीएमआई डेटा जहां पर की नजरें रह रही हैं, अगर हम देखें तो चाइना में लगातार 5वें महीने पीएमआई 50 के नीचे चल रहा है। इंडिया में पीएमआई जो एचएसबीसी का आया था, वो सितंबर मंथ के लिए वैसे तो अच्छा था, 61.9। 50 के ऊपर अगर ये डेटा रहता है तो ये माना जाता है कि इकोनॉमी एक्सपेंशन में चल रही है, और हम तो 61.9 पर हैं। दुनिया की इकोनॉमीज जिनके मार्केट बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनके पीएमआई 50 के नीचे चल रहे हैं या 50 के आसपास चल रहे हैं। और इंडिया का पीएमआई अगस्त में देखें तो 63.2 था, जो कि घट के एचएसबीसी पीएमआई के हिसाब से 61.9 आया सितंबर में। अविनाश सर, ये थोड़ा सा डेटा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगस्त में आपने मतलब अमेरिकी टैरिफ झेल लिया, अब आप प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे थे? मतलब आपने ठीक है अपने देश के लिए जितना कर रहे थे, लेकिन आपने उसको इतना जल्दी शिफ्ट कर लिया कि 61.9 अभी भी आ रहा है आपका पीएमआई। तो ये डेटा पे विश्वास करें या अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दें कि ये कहाँ कर क्या रहे हैं, कोई सरप्राइज तो नहीं आ जाएगा, पॉजिटिव सरप्राइज तो नहीं आ जाएगा अक्टूबर में? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से डेटा के ऊपर इंडेक्स का डेटा जो होता है उसको आपको थोड़ा सा डिस्काउंट करना होता है, और मुझे लगता है कि जो कंपनीज के नतीजे आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि देखिए ऑन ग्राउंड कंपनीज जो माल बेचती है, मार्जिन्स का जो भी उनको आउटलुक लगता है, प्लस आने वाले क्वार्टर का क्या ग्रोथ आउटलुक वो शेयर करते हैं, वो शायद बात इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि प्योरली ये डेटा से जाके आपको कोई बड़ा पिक्चर देखने को मिलेगा नहीं। आई थिंक थोड़ा सा टाइम आपको मे बी सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर के नंबर्स देखने पड़ेंगे। मुझे लगता है सेकंड क्वार्टर के नंबर्स अगर उम्मीद से काफी बेहतर आते हैं, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को कॉन्फिडेंस रहेगा कि टैरिफ का इशू इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हो चुका है। और ये आपको डोमेस्टिक कंपनीज के अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनीज की बात अलग है, लेकिन एक्सपोर्ट कंपनीज में अगर मान के चले कि डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा था कि काफी ऐसी इंडियन कंपनीज है जिनको ऐसे माहौल में भी इंक्रीमेंटली बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। तो उसका मतलब क्या है कि जहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत सॉलिड है, जहाँ पे डिमांड अच्छी है और जहाँ पे उनको जल्दी बदला नहीं सकता, वैसी कंपनीज डेफिनेटली अच्छा काम करेगी। तो ये मेरे ख्याल से Q2 के नतीजे के बाद ही हमको एक थोड़ा बहुत अंदाजा आएगा। ठीक है, तो Q2 के नतीजों के बाद ही एक हमें अंदाजा लग पाएगा। सर एक चीज और जो हमने पहले भी अभी डिस्कस की थी, आरबीआई पॉलिसी, एक दो शेयर बता दीजिए जो कि पॉलिसी से पहले प्ले कर ले या लंबे समय तक के लिए प्ले कर ले बैंकिंग सेक्टर में। नहीं, बैंक्स तो हमको काफी पसंद है, और वो भी सरकारी बैंक। इसमें मुझे लगता है कि कैनरा बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। देखिए कैनरा बैंक की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका भी पब्लिक इशू आने वाला है, प्लस ये बैंक बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है इवन करंट लेवल पे अगर कोई पोजीशन लेता है, तो देखिए तीसरी या चौथी बड़ी सरकारी बैंक है, बैलेंस शीट बड़ा है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, इनकी सब्सिडरी कैनफिन होम्स भी काफी अच्छा काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 150 160 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। ये आप क्लियरली एक पोजिशनल व्यू लेके इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन भी आपके कंफर्ट में है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो कैनरा बैंक एएमसी का जो आईपीओ है, वो जब आएगा तभी डेफिनेटली थोड़ी बहुत वैल्यू अनलॉकिंग तो इनकी होगी। तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बेट निवेशकों के लिए बन सकता है बैंकिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा सर आप कहाँ पर बेट लगा रहे हैं, ये सारे सेक्टर्स के अलावा, कि जो आपके पसंदीदा शेयर हो?
देखिए, मुझे लगता है कि एग्रो केमिकल्स में मुझे लगता है कि इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस बार बारिश अच्छी हुई है, सेकंड क्वार्टर तो नॉर्मली एग्रो केमिकल कंपनीज के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे शारदा क्रॉपकेम हमने हमारे क्लाइंट्स को काफ़ी अच्छा रिकमेंड किया है। मुझे लगता है अभी करीबन ₹800 के आस-पास ये शेयर चल रहा है। अगर आपका नज़रिया 6 टू 12 मंथ्स का है, तो इस साल कंपनी कम से कम मेरे ख्याल से 450 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी और करीबन 1050-1100 का टारगेट प्राइस पॉसिबली दे सकती है। तो एग्रोकेमिकल्स एक इंटरेस्टिंग स्पेस है जो पिछले साल ठीक-ठाक नहीं कर रहा था, लेकिन इस साल बहुत ही दमदार नंबर सारे एग्रोकेमिकल कंपनीज ने दिखाए। तो ये विकल्प हमने हमारे क्लाइंटों को बताया, तो यहाँ से भी डेफिनिटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ठीक है, तो शारदा क्रॉपकॉम यहाँ पर सबको लगता है कि एक अच्छा अपसर्ज देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है सर, अविनाश सर आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल जी पहले मैं आपका मार्केट पर ही टेक लेना चाहूंगा, क्या लग रहा है सर, इंडेक्स जाता हुआ कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछला वीक तो काफी खराब रहा। तो निफ्टी पे सपोर्ट जोन प्रोटेक्ट हुआ और बाउंस बैक आ रहा है। तो जैसी पहली अपॉर्चुनिटी मिली थी बाई की, हमने सेंसेक्स में बाई कॉल्स दिए थे और निफ्टी में दिए थे, इनमें प्रॉफिट बुकिंग भी करा दी है। अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलता है तो हम जरूर दोबारा से बाई कॉल जरूर देंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्रूशियल सपोर्ट क्या लग रहा है कि अंशुल जी की यहाँ के नीचे गया तो मार्केट और खराब हो जाएगा, और देखिए अगर कोई पर्टिकुलर लेवल्स जहां पर कि इनको पार किया तो निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन होगी, वो कौन से लेवल्स होंगे सर? देखिए 24,600 24,620 ये मेजर सपोर्ट जोन है निफ्टी पे। ये अगर टूटती है तो फिर और डाउन साइड आती हुई दिखेगी। अगर ये प्रोटेक्ट होता है तो वापस से अपसाइड हो जाएगा। और बैंक निफ्टी पे प्रीवियस वीक लो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं प्रोटेक्ट होता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी।